तो आज की जो हमारी ये क्लास है एम्स और यूजीसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। बेसिकली हम बात कर रहे हैं समाज कार्य की बेसिक अवधारणाओं पर, जहां समाज कार्य की बेसिक अवधारणा पर हम लोगों ने विशेषता, उद्देश्य, लक्ष्य और उसके फंक्शन, इसके यानी कार्य कौन कौन से थे, और कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, विषय क्षेत्र हैं समाज कार्य के, उन पे भी हम लोगों ने चर्चा किया है। बेसिकली समाज कार्य का जो क्षेत्र वो तो 2 ही भागों में डिवाइड किया गया था। मैंने एक व्यक्ति के बारे में बताया था, वहीं पर्यावरण को रिप्रेजेंट किया था। जब हमने समाज कार्य करते हैं प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत, तो प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत कुछ सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। बाल कल्याण, महिला कल्याण, विद्यालय समाज कार्य, युवा कल्याण, वृद्धों का कल्याण, श्रम कल्याण, बाधितों का कल्याण, अनुसूचित जातियों एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय उपचार, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्षेत्र हैं, ये फील्ड है, ये एरिया है सोशल वर्क का। तो अभी तक हम लोगों ने बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर के बारे में देखा। हमने क्या देखा कि चाइल्ड वेलफेयर में बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन होता है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक होता है। ये बेसिकली क्रो एंड क्रो एक विद्वान था, उसने बोला था कि ये बाल कल्याण है ना। बाल कल्याण तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचि किस प्रकार विकसित होती है, उन चीजों को देखता है। वहीं अगर हम बात करें तो बाल कल्याण की पद्धति मानी जाती है, जैसे एक पद्धति है मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में, जहां बाल कल्याण की बात होती है। ये पद्धति, अगर कभी एग्जाम में प्रश्न आपको बनाया जाए कि चाइल्ड वेलफेयर का सिस्टम क्या क्या होता है, मतलब उसकी विषय की पद्धति क्या क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल कल्याण जाना जाता है। ये पद्धति है एक और एक पद्धति। अच्छा, अब कैसे ये पद्धति है ये भी बता देता हूं। ये बेसिकली विभिन्न दशाओं में ना बाल विकास एक महत्वपूर्ण और उपयोगी समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है, जहां मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था तक मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसलिए बाल कल्याण विषय की पद्धति में कहा गया है कि मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल कल्याण का अध्ययन करना जरूरी है। तो बाल कल्याण अध्ययन एक तो आपका आ जाता है जहां आप गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था तक की बात करते हैं। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक है विशिष्ट उपागम के रूप में। अब पद्धति थी पहली, दूसरी उपागम के रूप में आती है, अप्रोच के रूप में आती है। अच्छा भाई, कैसे अप्रोच के रूप में आएगी ये भी सुन लो। देखिए, आप चाहो तो कीवर्ड्स लिखते रहिएगा ताकि इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा उपागम क्या होता है इसके रूप में समझ लीजिए। यहां मनोविज्ञान की जो विशिष्ट उपागम के रूप में जो बाल कल्याण का विकास के विषय में बात होती है, कहता है कि मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास के विषय में विशिष्ट उपागम होना जरूरी है, या आप ये कह लीजिए विचार पद्धतियों का उपयोग होना जरूरी है। लाइक प्रयोगात्मक उपागम होना जरूरी है। एक होता है प्रयोगात्मक उपागम। इस उपागम में बाल कल्याण की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन में कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसे प्रयोगात्मक उपागम कहते हैं। आप लोगों से बता दूं कि एग्जाम में प्रयोगात्मक उपागम पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पूछा जाता है। तो अगर ये लाइन याद हो जाए, अप्लाइड बनाए या फैक्ट बनाए, तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, मतलब आप एग्जैक्ट सही जवाब देके आएंगे कि विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है, वही प्रयोगात्मक उपागम होता है। यानी विभिन्न व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है, इसी का अध्ययन किया जाता है। बस क्लियर हुआ? बताइए। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है तो भी आप मुझे बताएं, और यदि समझ में आता है फिर तो अच्छी बात है ना। तो बोलेंगे तो इससे क्या होता है, हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, और नहीं बोलेंगे तो हमें मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए कल बच्चे एक्टिव रहा करें। दूसरी अगर हम बात करें, एक होता है दैहिक उपागम। ठीक है रंजीत सर,
दैहिक उपागम क्या होता है समझिए। दैहिक उपागम बाल विकास को एक दैहिक शास्त्र के ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि जैविक और मानसिक आत्मा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब कैसे देखिए, गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं के व्यवहार से संबंधित जब समस्याओं का हम अध्ययन करेंगे रंजीत सर, उसे हम दैहिक उपागम में रखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हम बाल कल्याण के बारे में थोड़ा सा पद्धति बता रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसको। और एक एक लाइन में लिखवा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा लिख लीजिए। उपागम का इंग्लिश वर्ड क्या है? अप्रोच। अप्रोच देखिए, एक लाइन में अगर आप दैहिक उपागम लिखना चाहते हैं मैम तो लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए कि गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से दैहिक उपागम में ही प्रस्तुत किया जाता है। बस काफी है, ये काफी है। एक आता है विकासात्मक उपागम, और ये सारा आपका आता है विशिष्ट उपागम के अंतर्गत, प्रयोगात्मक हो या दैहिक हो या विकासात्मक हो। डेवलपमेंटल अप्रोच क्या होता है, इसका मतलब यहां पर कि बालक के विकास की अवस्था में पहुंचने के दौरान उसमें कुछ नई रुचि, नई एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति और कुछ नए लक्षण का विकास या निर्माण होता है। तो इस प्रकार की समस्याओं को समझने के लिए जो उपागम होता है वह उपागम का नाम है विकासात्मक उपागम। कौन सी समस्या? नई रुचि, नई एटीट्यूड, नया अभिवृत्ति, जिसको एटीट्यूड को अभिवृत्ति कहा जाता है, और नए लक्षण, ऐसे समस्याओं में हम अध्ययन करते हैं विकासात्मक उपागम में। एक एक लाइन और एक लास्ट, व्यक्तित्व संबंधित होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व। ये चार ही होते हैं बेसिकली विशिष्ट उपागम के अंतर्गत। सोशल वर्क किताब पढ़ेंगे आप ना, उत्तराखंड वाली, तो मिलेगी उसमें। तो व्यक्तित्व उपागम में क्या है, यहां पे बताया गया है कि बाल कल्याण के इस उपागम में बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन होता है। नाम से यह स्पष्ट है, पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो प्रत्येक बालक का व्यवहार उस बालक के व्यक्तित्व को किसी न किसी तरह व्यक्त करता है। तो व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर, व्यक्तित्व के अध्ययन के मतलब पर्सनालिटी के जब आप अध्ययन करेंगे तो उनके आधार पर उसके समायोजन और अभिवृत्तियों का अनुमान लगाया जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व संबंधित उपागम। तो प्रत्येक बालक का भाई व्यवहार अलग अलग हो सकता है, समस्याएं भी अलग अलग हो सकती हैं, जब ट्रीटमेंट भी करोगे तो अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम कहाँ रखते हैं? व्यक्तित्व उपागम में। तो ये चीजें थी। फिर बालक के क्षेत्र के संबंध में हम लोगों ने जिक्र किया था, कल सारी चीजें पढ़े भी थे कि बाल एवं शिशु विद्यालय, बाल पुस्तकालय, मातृ शिशु रक्षा केंद्र है ना, ये सारी चीजें आती हैं उसके अंतर्गत। फिर युवा के बारे में पढ़े थे, महिला कल्याण के बारे में पढ़े थे, है ना। आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ने वृद्ध। यहाँ देखो वृद्धि लिखा हुआ है, ग्रोथ नहीं समझेंगे आप लोग। यहाँ आपको मैं बता दूं, वेलफेयर ऑफ एजड समझे, वृद्ध आप समझे, है ना, वृद्ध समझे। स्पष्ट हुआ? अब आगे बढ़ें। चलो देखिए, यहां अगर हम बात करते हैं वृद्धावस्था के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति होता क्या है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं जब वृद्ध कल्याणों के बारे में, तो हमें मालूम है कि भारतवर्ष में वृद्ध व्यक्तियों को आदर एवं सम्मान से देखा जाता है। ये बात आप जानते हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक की क्रियाओं में क्या होता है, वृद्धावस्था में व्यक्ति क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में शिथिल पड़ जाता है। शिथिल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब सुस्त हो जाना, स्थिर हो जाना, है ना। और उसके रक्त संचार, पाचन तंत्र, अगर हम बात करें, आदि ऐसी क्रियाएं जो होती हैं अशक्त हो जाती हैं। प्रजनन की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। व्यक्ति हठ और मानसिक प्रतिरक्षाओं के प्रयोग की ओर झुक जाता है और उनमें आत्मविश्वास की भावनाएं जो होती हैं वो समाप्त होने लगती हैं और वह आर्थिक प्रयासों में अक्षम होने लगता है और अर्थोपार्जन के लिए अपेक्षित शक्ति के अभाव में आर्थिक कठिनाइयों का वो शिकार हो जाता है।
जो कि आप अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से आप सबको इन चीज़ों से आप रूबरू हैं, परिचित हैं उन सभी चीज़ों से। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। वृद्धावस्था का अर्थ क्या है? अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप एक ही बात बोलना कि जिसमें व्यक्ति की शारीरिक शक्ति मानसिक सतर्कता में ह्रास होता है, वो बेसिकली वृद्धावस्था के कैटेगरीज में आता है, यानी उसकी श्रेणी में आता है। इस अवस्था के लिए 60 वर्ष की आयु जो है मानदंड मानी गई है। बेसिकली कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। किसी ने 60 के प्लस बोला है, तो किसी ने 55 बोला है, किसी ने 50 बोला है। लेकिन आप लोगों के अगर पेपर में सवाल आता है तो आप समझ सकते हो कि 50 की जो ऊपर वाली एज होती है वो कहीं ना कहीं वृद्धावस्था को ही दर्शाती है। तो 50 और 60 भी है, तो आप 50 ना लगा के 60 को लगाइए, और 60 नहीं है 50 है तो 50 को लगाइए, इसकी आयु को लेकर अगर बात होती है तो। पर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो वह वृद्धावस्था ही मानी जाती है जो 60 वर्ष बाद बताया गया है, जिसमें व्यक्ति अपना कोई टास्क या सकृत जीवन छोड़ चुका होता है और कार्य और रोजगार छोड़ चुका है और बढ़ती आयु के कारण आसक्तता का अनुभव करने लगता है। आज वृद्धों और बुजुर्गों की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पे भी अप्लाइड प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप सभी लोग इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक समझाया है, इसको आप समझे रहिएगा। बात करें तो वर्तमान आधुनिकीकरण और शहरीकरण आदि के कारण विकास की समस्याएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी स्तरों पर गंभीर है। जीवन बीमा, समाज कल्याण सेवा, शैक्षिक संगठन, विभिन्न प्रकार की भविष्य निधि, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रोविजनल फंड, क्या बोलते हैं इसको, प्रोविजनल फंड ही बोलते हैं, पेंशन, ग्रेविचुटी, हाँ, बीमा योजनाएं आदि के माध्यम से हम जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ वृद्धावस्था में स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाते हैं, है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, और राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई गई है, किसान पेंशन योजना चलाई गई है। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना आई थी भारत सरकार चलाई थी 1957 में चलाई थी, और जो किसान पेंशन योजना चलाई थी भारत सरकार ने 1994 में चलाई थी 60 वर्षों के लिए, और 60 वर्षों के लिए वृद्धा पेंशन योजना भी थी, है ना। तो ये कार्यक्रम थे, है ना, इसको अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे। तो ये चीज़ें थी वृद्धावस्था के लेकर। आगे अगर हम बात करें, इसी में और भी 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ आप लोगों को वृद्धावस्था को लेकर ही। इसकी अगर आपसे प्रश्न आता है तो समस्या को लेकर आता है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए समस्या क्या क्या हो सकती है। एक पॉइंट ये, तो समस्याओं के प्रकार में अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप सबसे पहले तो आर्थिक समस्या लिखिएगा, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए प्रश्न आपको बताओ ना जब भी बनाए जाते हैं, तो अब इसका मतलब नहीं कि आर्थिक समस्या दे देगा। आर्थिक समस्या के अंतर्गत जैसे मैं आपसे ये कहूं, ये आ सकता है कि पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को भी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं होती है, क्योंकि मूल्य जो होता है वृद्धि के कारण उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है और वे अपना निर्वाह तक भी कर सकने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने लाइन बोला है ये आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अप्लाइड प्रश्न में आपको फैक्ट नहीं आता है, आपको उसकी परिभाषा आती है। फैक्ट वाले में आपसे केवल यही आएगा आर्थिक समस्या को लेकर ही, है ना। आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो आप शब्दों की मीनिंग को समझने का प्रयास करें, और जब मीनिंग आपको समझ में आएगी ना तो आप ऑटोमेटिक सारे प्रश्नों को सही जवाब देके चले आएंगे। केवल जो अर्थ, जो शब्द है उसके अर्थ जानने की कोशिश करें आप बस। एक आर्थिक समस्या होती है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो शारीरिक क्षमता की कमी आती है। जानते हैं आप लोग, कोई बताना चाहेगा शारीरिक क्षमता की कमी? बताइए, अनुराधा पांडे मैडम बताइए, शारीरिक क्षमता में कमी क्या हो सकता है? सर, अंगों का शिथिल हो जाना, कार्य ना कर पाना, फिजिकली डिसेबिलिटी आने लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। अगर आपसे कहा जाए शारीरिक क्षमता में कमी के लेकर, तो वृद्ध आयु में आदमी को
बीमारी ना होने पर भी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। जैसे इन्होंने अपने शब्दों में बताया कुछ कि भाई शारीरिक क्षति हो जाना, या आप ये कहें कि अंगे सही तरीके से काम ना करना, है ना। अधिकांश मामलों में बढ़ती हुई जो आयु होती है किसी न किसी कारण रोग को जन्म देने लगती है, ये आप जानते हैं। वृद्ध बिस्तर पर आ जाते हैं और इन्हीं कारणों से वे इलाज और गतिशीलता के लिए अन्यों पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है। ये दूसरा आपके लिए एक समस्या बन जाएगी, ये आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं इसमें। तीसरी बात अगर हम करें आप लोगों से, तो पारिवारिक और भावनात्मक समस्याएं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पारिवारिक और भावनात्मक समस्या में क्या हो सकती है, जब वृद्धों की अच्छी प्रकार से देखभाल नहीं होती है तो अनेक पारिवारिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। मैं कहूं कि दूसरों पर वो आश्रित हो जाएंगे। विशेषतः बीमारी के दौरान स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना देगी। तो अकेलापन वृद्धों के लिए भारयुक्त है एक प्रकार से। विशेषता अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जिनका कोई व्यक्ति साथ रहने के लिए नहीं हो, वृद्ध व्यक्ति के साथ मानसिक अकेलापन, हाँ एक प्रकार से आप तो जिसे अगर मैं कहूं संयुक्त परिवार जो प्रथा है आज विघटित हो जाने से समस्याएं वृद्ध व्यक्तियों के लिए विकट बन गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं आज किस पहले अगर मैं बात करूं, अभी भी गांव में कुछ परिवार हैं, कुछ घर हैं, एक दो जो जॉइंट फैमिली है, बट अब वो भी आपको निकले यानी एकाकी परिवार की तरफ जा रहे हैं। वो लोग भी शहरी की तरफ या आप शहर की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं। आप ये कह लीजिए उनके परिवार, उनके बच्चे, तो उनके अंदर अकेलापन आ रहा है एक प्रकार से, जो दर्शाता है पारिवारिक और भावनात्मक समस्याओं को। और यह एक प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों के लिए समस्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि यूनिट में रहें और बहुत अच्छी बात है यूनिट में रहना। अगर हम बात करें, एक होता है आवासीय समस्या, एक होता है आवासीय समस्या। अब आवासीय समस्या क्या होती है, देखिए मैं स्क्रीन पर भी लिख रहा हूं, आप लोग इसको भी ध्यान देखें। आवासीय समस्या क्या होती है कि देश में आवासीय समस्या जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ गंभीर बनती जा रही है। अगर हम बात करें देहातों में समस्या की गंभीरता इतनी तो नहीं है। अभी मैंने आपको बताया भी कि पहले अभी एक आध दो मिल जाते हैं मकान घर वगैरह, शहरों में भी एक आध मिल जाएंगे, बाकी ज्यादातर जॉइंट फैमिली अब टूट रही है, विघटित हो रही है। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति देहात में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, परंतु नगरों में वृद्धों को आवासीय सुविधा के अभाव से उत्पन्न जो कष्ट अनुभव करना पड़ता है वो बेसिकली आवासीय समस्या को दर्शाता है। क्योंकि उनके बड़े बच्चों के पास जो विवाहित हैं, जो आवास छोटा होता है, जिसमें अपने माता पिता को साथ रखना कठिन पड़ जाता है, मतलब साथ में रखना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चे अलग रहना चाहते हैं ताकि वह अपने बड़ों द्वारा स्वतंत्रता पर अतिक्रमण से मुक्ति पा सके, वो ऐसा चाहते हैं। आपको बता दूं, आने वाले 10-15 सालों में ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि अभी तो फिलहाल में जैसे अरेंज मैरिज कराते हैं, होता है ना, तब लव मैरिज ही होगा। शादी लड़का खुद कर लेगा, खुद नव स्थानीय मकान बना लेगा, घर बना लेगा, नया घर बनवा लेगा और वहीं पर लेकर रहेगा अपनी बीबी के साथ और अपने बच्चे के साथ, अपना माँ बाप कोई बोल जाए। मतलब ऐसी कंडीशन 10-15 साल अभी चल तो रहा है, ऐसी बात नहीं चल रहा है, लेकिन अभी कम चल रहा है। लेकिन आने वाले 10-15 साल में ये परिपूर्ण हो जाएगा। कुछ लोगों के अंदर कल्चर संस्कृति बची पड़ी है जो उसको फॉलो कर रहे हैं, और आने वाले 10-15 साल में ये कल्चर ही खत्म हो जाएगा, है ना। हमारी जो पीढ़ी आने वाली है हम सबकी बड़ी दयनीय स्थिति बना देगी एक प्रकार से। परंतु हमें इन समस्याओं को समाधान करना है, इन समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और भी ये देखो समस्या हो गई क्लियर ना। ये इतनी समस्या आपके, हालांकि बहुत सारी समस्याएं बन सकती हैं बनाना चाहो तो, लेकिन ये 4 समस्याएं मुख्य रूप से आप इसको तो नोट ही कर लीजिएगा। बढ़िया थी ये। आगे अगर हम बात करते हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनके कल्याण के लिए कुछ सेवाएं, कुछ कार्यक्रम हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं डीप में चर्चा करूंगा, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी पीडीएफ मिलेगी आने वाले टाइम में, लेकिन अभी जो कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि समाज कार्य का विषय क्षेत्र दिया है आपका यूनिट में, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेवाएं और कार्यक्रम के लेकर, सेवाएं एवं कार्यक्रम को लेकर, अगर हम जब सेवाएं और कार्यक्रम की बात करते हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए, तो आपको बता दूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्धों के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए, किसने, यूएसए ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
एक लाइन में अपने बना लीजिए आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध व्यक्तियों के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए वर्ष 1982 में 1982 में किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उस दौरान वियना में आयोजित एक विश्व वृद्ध महासभा में वृद्धों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना अंगीकृत की गई थी। अब आप लोगों से अभी लास्ट टाइम 1 अक्टूबर 2022 का अगर यूजीसी नेट सोशल वर्क का पेपर देखेंगे तो आप लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम पूछे गए थे और पूछा यह गया था कि कहां पर मनाया गया था। तो हो सकता है उसी ऑप्शन में इस बार आप लोगों के लिए दे दे कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना का अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब किया, तो नोट कर लीजिएगा सन 1982 में किया था, 1982 में किया था, 1982 में किया था। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने फिर उसके अनुमानों के अकॉर्डिंग जब बात करा तो 2025 तक विश्व में वृद्धों की संख्या जो होगी वह 1.2 मिलियन होगी, 2 बिलियन होगी, 1.2 बिलियन, ये फैक्ट है, 2 बिलियन होगी, ऐसा 2025 तक का कहना है। किसका कहना है ये कहना है संयुक्त राष्ट्र का, उसी सम्मेलन में। इसका काम ये था, ये जो संतुतियां प्रस्तुत किया था, क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि वृद्धों के आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और जनसांख्यिकी और रोग संबंधी पक्षों पर अनुसंधान यानी रिसर्च यानी शोध के क्षेत्र में व्यापक बनाया था। उन्हीं चीजों पर यह बात करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें एक भारतीय कार्यक्रम को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। ये आप लोग देखिए, यही सारी चीजें अगर आप जो मैं लिखवा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ ना, या आप सब जब कॉपी खोलकर पढ़ेंगे ना तो बताता रहा हूँ आपको फैक्ट याद रहेंगे। और एग्जाम कैसा भी हो, देखो वृद्ध व्यक्ति के संबंध में सवाल क्या बना सकता है, जितना बता रहा हूँ इससे ज्यादा क्या बना सकता है, वही आएगा ना, उससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं। अप्लाइड बनाएगा तब भी आप विचार कर सकते हैं अच्छे तरीके से, केवल समझना जरूरी है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय कार्यक्रम, अब राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप एक पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए कि वृद्धा पेंशन योजना, वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, पेंशन है, ये पेंशन है, पेंशन योजना। अब पेंशन योजना ये आई सबसे पहले 1957 में। कब आई है? 1957 में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1957 में ये योजना आई और इस योजना में यह उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे पहले शुरू की थी, प्रारंभ किया था, यूपी से ही हुआ था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पेंशन पा सकते हैं, ऐसी बात कही गई थी वृद्धावस्था पेंशन योजना में। बस एक लाइन में केवल इसकी परिभाषा जान लीजिए, शुरुआत कब हुआ ये जान लीजिए, इतना ही काफी है, इससे बाहर कुछ आता नहीं किसी भी पेपर में, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, एक आता है किसान पेंशन योजना, एक होता है किसान पेंशन योजना। किसान पेंशन योजना कब आई थी? मैंने अभी भी आप लोगों को बताया है, याद है क्या किसी को? यस सर, बताइए। 1994 में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1994 में आया, 1994 में आया था। और यहां बताऊं मैं आपसे, 60 वर्ष की अवस्था से ऊपर के किसानों के लिए किसान पेंशन योजना की व्यवस्था की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के जो निवासी थे उन निवासियों के लिए भी पात्रता की शर्तें जो थी निर्धारित कर दी गई थी। तो इसलिए वही किसान पेंशन योजना की शर्तें भी हैं, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लाभार्थी थे, अब वो वृद्धा पेंशन के बजाय नई किसान पेंशन योजना के हकदार हो गए, ये बातें कही गई थी, है ना। तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए ये कार्यक्रम, जी क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या आप लोग में से? म्यूट हो जाइए अगर आवाज वहां से तो फिर आ रही है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ये ऐसी 2 योजनाएं थी जो काफी फेमस रही हैं और एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। एक आपने नाम सुना भी होगा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय, थोड़ा सा बता देता हूं, जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, अगर हम इसकी बात करते हैं, मैं आपको बता दूं
कि यह एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष है। इसमें ना वित्त पोषित, वित्त मतलब क्या होता है, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है। वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। और यह स्टार्ट जो हुई, जो अधिसूचित की गई, वह वर्ष था 2016, वह वर्ष था 2016 में। अब आपको बता दूं इसका मोटो क्या था, ये जान लीजिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना का। आपको बता दूं, गरीबी रेखा से नीचे जिनके पास बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को जो शारीरिक सहायता और जीवन याचना के लिए या जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है, जो कम दृष्टि से देखते हैं, श्रवण दोष होता है, दांतों की हानि होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, या कह लीजिए कि चलने में अक्षमता जैसी समस्याएं होती हैं, उम्र से संबंधित जो अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति है, वह योजना राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। वह योजना कौन सी है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना है 2016 में। केवल कीवर्ड्स को लिखते चलिए, कीवर्ड, एक एक लाइन बता रहा हूं, उसी को ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, एक और लाइन बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। और एक योजना जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। नाम तो खूब सुना होगा, पेपर में भी आता होगा, ये देखा होगा आप लोगों ने, है कि नहीं? नोट कर लीजिएगा इसे, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसको बोलते हैं। इसके बाद अगर हम कहें, अगर इसमें ये क्या है, यह वृद्धावस्था के दौरान जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, और यह मई 2017 में चलाई गई थी। मई 2017 में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे बात की गई थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना कि इस स्कीम के तहत 10 वर्षों की अवधि तक गारंटीड रिटर्न दर के आधार पर एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, है ना। तो इसमें मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर पेंशन का चयन करने का विकल्प भी आता है। आप चाहो तो मासिक रूप में दो, चाहो तो तिमाही, चाहे तो छमाही। अब पेपर में आप लोगों को जब अप्लाइड बनाया जाता है ना, तो वो लिख देता है कि मासिक देगा, कि तिमाही देगा, छमाही देगा। अब जिनको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, तो वो क्या सोचने लग जाएंगे फिर तो कि तिमाही आ गया, छमाही आ गया। और ये एक ऐसी योजना है, ऑप्शन देता है आपसे कि आप महीने में लेना चाहते हो, कि आप सालाना लेना चाहते हो, कि छमाही लेना चाहते हो, तिमाही लेना चाहते हो। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। बस ये थी योजनाएं। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा और भी चीजों पर। जैसे अगर हम बात करें वृद्ध व्यक्ति में, वृद्ध कल्याण में, तो एक और चीज आती है 1 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। पर वरिष्ठ नागरिकों की सराहनीय सेवाएं करने वाले संस्थान और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उत्तम सेवा और उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है 1 अक्टूबर को। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा 1 अक्टूबर को। आपको बता दूं, वृद्ध व्यक्तियों का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जरा विज्ञान शुद्ध हिंदी में बोला जाता है जब वृद्ध व्यक्तियों का हम अध्ययन करते हैं। आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय वृद्धि वर्ष जो मनाया जाता है वह 1999 में मनाया जाता है, 1999 को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष। ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्योंकि वृद्ध कल्याण के बारे में जितनी पॉइंट आ रही है मेरे मन में, मैं सारी चीजें बता देना चाहता हूं यहीं पर आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में, तो आप लोगों के सामने एक और चीज आता है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम एक है जो 2007 का है। मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, यह आता है 2007।
है ना, 2007। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों और उनके कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित रख रखाव या देखभाल सुनिश्चित करना, इस एक्ट में बात की गई है 2007 में। एक्ट अगर पढ़ोगे तो बहुत बड़ा मिलेगा एक्ट ये, लेकिन छोटी चीजें जान लीजिए इसमें। पूरा जो लिखा हुआ ना, एक ही लाइन में, एक ही परिभाषा के रूप में इसको समझ लीजिए। क्या है कि कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित रखरखाव की बात कर रहा है और देखभाल सुनिश्चित करने की बात करता है ये अधिनियम 2007 का। एक और एक्ट आता है इसमें, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। मालूम है आप लोगों को, 2017 का है ये, 2017 का है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2017। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक और नोट कर लीजिए, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017। तो ये इतने सारे फैक्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा हेल्पेज इंडिया के बारे में, हेल्पेज इंडिया के बारे में, इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा, ये क्या होता है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, समझ में सभी लोगों का आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पेज इंडिया के बारे में, तो ये भी प्रश्न में आता है, हेल्पेज इंडिया भी आती है। देखो मैं बताऊं आपको, ये सारी याद कब होते हैं पता है आपको? जब आप किसी चीज को बार बार देखेंगे तब याद होगा। नोट्स क्यों बनवाता हूं मैं? क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की है तो नोट्स बना के की है। आप लोग को इसलिए नोट्स बनवाता हूं कि आप भी नोट्स जब बना के रखेंगे तो जब समय फ्री मिले, टाइम मिले कि आपने आज क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, तो उसको देखो, आप लोग 2 से 3 बार देखो। और जब देखोगे ना तो जेहन में रहेगा, आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी। और जब किसी से बात करो ना, किसी को सोशल वर्क के बारे में बताओ ना, तो यही सारी चीजें बताओ कि ये होता है, ये होता है। जब आप किसी से बातचीत करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, पढ़ेंगे, तो वो चीजें उससे याद रहेगी, आपको वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, हेल्पेज इंडिया से प्रश्न आते हैं। हेल्पेज इंडिया एक प्रकार का स्वैच्छिक संगठन है और आपको बता दूं इसकी स्थापना सन 1978 में इंग्लैंड में हेल्प द एजड सोसाइटी के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में हेल्प द एजड सोसाइटी के रूप में हुई थी। बेसिकली इसका जो मोटो था ये था कि युवा पीढ़ी में वृद्धों की आवश्यकताओं के विषय में जागरूकता पैदा करनी है। किसमें करनी है? युवा पीढ़ी में करनी है। आपको बता दूं, एक पितामह अंगीकृत करो योजना के अंतर्गत जो बताई गई थी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी। अगर आपसे प्रश्न ये बनता है, जैसे एक चीज तो ये सिंपल से बनेगा, गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहा है और तो उन व्यक्ति को, जो वृद्ध व्यक्ति है, उनका पुनर्वास की व्यवस्था किस योजना में की गई है? तो आपका जवाब होना चाहिए एक पितामह अंगीकृत करो योजना। बात समझ में आई? एक पितामह अंगीकृत करो योजना। अब सुनो इस योजना के बारे में। आपने इस योजना के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यह योजना कब शुरुआत हुई थी मालूम है किसी को? कब शुरुआत हुई है? नहीं सर, नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता ना? ये देखिए, अभी एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता, शायद 1980 की बात है। आप इसको छोड़ दीजिएगा, अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, आई थिंक मुझे कंफ्यूज हो रहा है, 1980 कि 1981 है, बट इसी के आसपास ये योजना चलाई गई है। बट आप इसको इतना ध्यान रखिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पूछना होगा तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिएगा, मैं इसको देख के बता दूंगा आप लोगों को। बट यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि एक पितामह जो योजना है वो गरीबी रेखा के नीचे वाले जो जीवन यापन करते थे उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए। अब जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं थे ना, उनके लिए नहीं था ये, उनके लिए ये नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वृद्धों के लिए घर, निवास केंद्र, इलाज के लिए चलती फिरती जो चिकित्सकीय इकाई थी ना,
उनके लिए संचालन करती थी। तो वृद्धों के कल्याण के संबंध में था ये हेल्पेज इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 1978 नोट कर लीजिएगा, हेल्पेज एंड द सोसाइटी के रूप में हुई थी और इसका उद्देश्य था वृद्धों के हितों का संरक्षण करना, वृद्धों का हितों का संरक्षण करना। और ये बेसिकली युवाओं को क्या करता था, जागरूक करता था। और ये उनके लिए था जो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन याचना कर रहे हैं, उनके लिए था, उनका पुनर्वास करता था, ये उनका ये पुनर्वास करता था। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग। एक था एज केयर इंडिया, नीचे लिख लीजिए इसके, हेल्पेज इंडिया के नीचे एक और शब्द, वह शब्द है आपके लिए एज केयर इंडिया। नाम सुना है, एज केयर इंडिया। ये भी एक स्वैच्छिक संस्था है, एक स्वैच्छिक संगठन है ये भी। और इसमें आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें जो है सन 1980 में स्वैच्छिक संगठन की ये जो है एज केयर इंडिया स्थापित हुई। इसका उद्देश्य ये था कि 50 वर्ष से अधिक आयु वाले जो पुरुष और स्त्री हैं उनको आवासीय और संस्थागत सुविधा के माध्यम से मनोरंजनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक मतलब एजुकेशनल सेवाएं प्रोवाइड कराई जाए, उनको सेवाएं प्रोवाइड कराई जाए, उनको सेवाएं जो है प्रोवाइड कराई जाए, ये बात कही गई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें, वृद्धों को चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करती थी एज केयर इंडिया। वृद्धों को समस्याओं के बारे में अध्ययन और शोध करने की बात अगर करता था तो एज केयर इंडिया। आय वृद्धि का कार्यक्रम चलाना है। अंशकालीन का मतलब होता थोड़े समय के लिए अगर कोई रोजगार आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो वो भी एज केयर इंडिया करवाता था। थोड़े समय के लिए मतलब 2 महीने 3 महीने के लिए, फिर रेस्ट देता था, फिर 2-3 महीने के लिए काम करवाता था। तो एज केयर इंडिया था वो एज केयर इंडिया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, वृद्ध और आसक्त आश्रम। मैं बता दूं, आपने नाम सुना भी होगा, फ्रेंड इन नीड सोसाइटी का नाम जानते हैं आप लोग? कितने लोग सुना है नाम? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो वृद्ध कल्याण में? अरे भाई बोल तो सकते ही हो आप लोग। फ्रेंड इन नीड सोसाइटी, 1858 आपका जवाब आ रहा है। देखिए बेसिकली ये ना, सबसे पहले भारत ने इस दिशा में सर्वप्रथम जो प्रयास किया सन 1840 में किया गया, जब बेंगलोर की फ्रेंड इन नीड सोसाइटी ने वृद्धों और निसहाय व्यक्तियों के लिए सेवाएं आयोजित की थी। और इसके बारे में डेविड सेल्सन ने पूना में खोला, जब वृद्धों के लिए भोजन, रहने, कपड़े की व्यवस्था इत्यादि के बारे में फ्रेंड इन नीड सोसाइटी के माध्यम से, वृद्ध और आसक्त आश्रम के माध्यम से उनको प्रोवाइड कराया गया। इसके बाद फिर कलकत्ता में आया, मद्रास में, बेंगलोर में, सिकंदराबाद में, सूरत आदि जगह पे आश्रम खोल दिया गया। तो इस समय देश के बड़े बड़े नगरों में वृद्ध और आसक्त व्यक्तियों के लिए आश्रम खोले भी गए हैं, आप जानते भी होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड इन नीड सोसाइटी है 1840 1840। आपको एक चीज और बता दूं मैं यहीं पर, वृद्ध व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में ही, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, अच्छा ये तो आपको मालूम हो गया ना, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब घोषित किया गया है? 1999 क्लियर है? हाँ 99 क्लियर हो, ये क्लियर, वेरी गुड। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है, ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया है। और वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो समस्याएं थी वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। नीति जो थी वो भी क्लियर हो गया है, ठीक है। और कुछ तो नहीं रह गया अब इसमें, ठीक है। बाकी जो बचेगा ना आप लोगों को, मैं सारी चीज़ें जो है अभी जब यूनिट नंबर 9, 10 आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों का
कार्यस्थल पर, जब कार्यस्थल समाज कार्य क्षेत्र में काम करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें और स्पष्टीकरण कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा ब्रीफ में है, डिटेल में है ना वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो चुकी हैं। अब इसमें गलती मत करिएगा, आप सभी लोग अच्छे से करके आइएगा जितना पॉइंट मैंने बताया। यहाँ से जरूर आप लोगों एक आध प्रश्न आप सबको पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पेपर में मिलेंगे, श्योर है कि आप लोगों को पेपर में एक आध दो तो मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक चीज़ और आता है, एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग श्रम बोलते हैं, श्रम कल्याण। ठीक है, सिंपल सी बात है, श्रम कल्याण होता क्या है, पहले एक सिंपल सी बात समझ लीजिए। श्रम कल्याण अत्यधिक व्यापक शब्द है और इसमें श्रमिक समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक लाभ से संबंधित जो विविध प्रकार के कार्य सम्मिलित किए गए हैं वो श्रम कल्याण में सम्मिलित किए गए हैं। टोटली अगर मैं इसके शब्दों की बात करूं तो कहीं ना कहीं श्रमिकों की बात करता है, ये श्रमिक कल्याण की बात करता है। ये आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रीय श्रम आयोग आया था, भारत में जो राष्ट्रीय श्रम आयोग आया था ना वो 1969 में आया था, 1969 में आया था। और 1969 में कहा गया राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कि श्रम कल्याण का विचार आवश्यक रूप से प्रगतिशील है। श्रम कल्याण का जो विचार है वो आवश्यक रूप से प्रगतिशील है, जिसका अर्थ वो देता है कि देश में समय समय पर यहाँ तक कि देश में उसका मूल्यांकन समय समय पर, अगर हम बात करें उसके अर्थ के साथ साथ प्रगतिशील के, और उसका मूल्यांकन उसकी सामाजिक संस्था, औद्योगिकीकरण की मात्रा, सामाजिक आर्थिक विकास का जो स्तर भिन्न भिन्न होता है वो कहीं ना कहीं श्रम कल्याण शब्द को निश्चित सीमा में प्रदर्शित करता है, निश्चित सीमा में दर्शाता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले श्रम कल्याण होता क्या है, परिभाषा बताओ, तो मैं आपको एक लाइन बताता हूं, आप उसे बोल दीजिएगा। कहिएगा कि श्रम कल्याण का मतलब होता है श्रमिकों को सुख, या तो आप ये बोलिएगा कि स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली संस्थाओं से है, वही श्रम कल्याण है। फिर से रिपीट करूंगा, सिंपल सी भाषा है और हर जगह आप ये जो है अप्लाइड होता है। जब भी कोई प्रश्न बनेगा तो आप जब पढ़ेंगे इसको ना, ये परिभाषा याद कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक श्रम कल्याण पता चल जाएगा। श्रम कल्याण क्या है कि श्रमिकों को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली संस्थाओं से है। ठीक है, यह होता है श्रम कल्याण। यहां पे देखो लिखा है श्रम कल्याण का अर्थ श्रमिकों का कल्याण। यह भी समाज कार्य का विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। भारत में श्रम कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। श्रमिक कल्याण का अर्थ होता है उन सेवाओं और सुविधाओं से समझा जाना चाहिए जो कारखाने के अंदर या आसपास के स्थानों में स्थापित किए गए हैं, ताकि उनमें काम करने वाले श्रमिक स्वास्थ्य और शक्तिशाली परिस्थितियों में अपना काम कर सके और उन सुविधाओं का लाभ उठा सके जो उनके स्वास्थ्य और नैतिक को बढ़ाती है। तो भारत की श्रम नीति के आधारशिला संविधान में डीपीएसपी यानी निदेशक नीति के अनुरूप तैयार की गई है और इस स्थिति की विशिष्ट आवश्यकता और नियोजित आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय की मांग के अनुकूल बनाती है। चलिए देखते इसमें है क्या। देखिए बेसिकली ये आपको क्या बताना चाह रहा है श्रम कल्याण, ये कह रहा है कि श्रम कल्याण मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला लाभ है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रमिक स्वास्थ्य और शक्तिशाली परिस्थितियों में अपना काम कर सके और उन सुविधाओं का लाभ उठा सके जो उसके स्वास्थ्य और नैतिक को बढ़ावा देती है। कहने का तात्पर्य कि श्रम कल्याण मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला लाभ है और श्रम कल्याण के अंतर्गत वे सुविधाएं नहीं आती जो कानून उन्हें देना अनिवार्य है। मतलब वो सुविधाएं नहीं आती जो कानून उन्हें देना अनिवार्य है। मतलब श्रम कल्याण मजदूरों को उनका जीवन स्तर उठाना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध की जाने वाली जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उसको प्रोवाइड करती है श्रम कल्याण। वे सुविधाएं जो सेवा आयोजक और समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा दी जाती है या प्रदान की जाती, वो है श्रम कल्याण, वो है श्रम कल्याण। श्रम कल्याण को अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कल्याण के संबंध में जब कार्य पर बात हुई तो इसके 3 श्रेणी बनाई गई थी।
इसकी 3 श्रेणी बनाई गई थी। बेसिकली जब स्थान के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया श्रम कल्याण को, तो एक विद्वान आए डॉक्टर बाउंटन, उनका नाम था डॉक्टर बाउंटन। ये महोदय स्थान के आधार पर वर्गीकृत किए। इन्होंने कहा कि कारखाने के भीतर का कल्याणकारी एक होगा। इन्होंने कारखाना बताया, कारखाना है यहां पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कारखाने के बाहर के कल्याण की बात किया। देखिए, ये बाउंटन का स्थान के आधार पे जो था वो 2 टाइप का था। बाउंटन के आधार पे पहला जो था, कारखाने के भीतर में क्या क्या, जैसे अगर मैं भीतर की बात करूं तो श्रमिकों की वैज्ञानिक ढंग से भर्ती करना। बताइए, आंतरिक काम हुआ कि नहीं? भीतर का बिल्कुल हुआ, भर्ती होगा, बिल्कुल होगा। और आपको बता दूं कि विभिन्न कारखानों में विशिष्ट कार्यों का प्रशिक्षण देना, यह भी आपका आंतरिक कारण हो जाएगा, मतलब एक प्रकार सा कार्य हो जाएगा। दुर्घटनाओं की रोकथाम का मैनेजमेंट करना भी आपका भीतर कार्य हो जाएगा, मैनेजमेंट करना। कैंटीन, थकावट दूर करना और आराम की व्यवस्था करना भी कहां पे होगा? कारखाने के भीतर ही तो होगा, तो इसलिए ये भी आंतरिक बन जाएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कारखाने के बाहर का कल्याण का कार्य क्या होगा, जो डॉक्टर बाउंटन ने बताया। बाहर में इन्होंने कहा कि सस्ता और पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर देना। सस्ता और पौष्टिक आहार की अगर आप व्यवस्था कर देते हैं तो ये बेसिकली कल्याण संबंधी कार्यों का क्षेत्र हो जाएगा एक, जहां कारखाने के बाहर का कल्याण का काम बता रहा है ये। और फिर अगर मैं बात करूं, श्रमिकों के मनोरंजन की व्यवस्था कर दो। अब मनोरंजन तो भाई जाहिर सी बात है बाहर ही होगा। देखो, कुछ गेम होते हैं, आउटडोर गेम होते हैं, कुछ इंडोर गेम होते हैं। कुछ बच्चे सोच भी सकते होंगे कि जैसे बैडमिंटन हो गया, आप अंदर खेल सकते हो, टेबल टेनिस हो गया, इंडोर में खेल सकते हो, तो इंटरनल में क्यों नहीं रख लेते आप? जब आप इस तरीके की बात आती है तो वहां पे प्रश्न में आपको समझना पड़ेगा अप्लाइड में कि प्रश्न कहना क्या चाहता है ना। बट आप अगर गेम को रखें, अगर एग्जैक्ट कोई गेम तो यहाँ पे रखा नहीं गया, आउट टेबल टेनिस ये वो, बट आप अगर जब कभी गेम की बात हो, मनोरंजन की बात हो, तो कई टाइप के मनोरंजन होते हैं भी, तो ऐसे में वो भी बाहर को ही रखिएगा, अंदर मत करिएगा। गेम रिप्रेजेंट करेगा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए कोई गेम होता है या चेस वगैरह होता है तो वो इंडोर गेम को रिप्रेजेंट करता है। तो वो बेसिकली कार्य जो यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों से, कारखाने के भीतर का काम में, तो वहां पे वो हो जाएगा वो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अगर हम बात करें शिक्षा की व्यवस्था करना, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गई, सामाजिक शिक्षा हो गई, प्राथमिक शिक्षा हो गई, ये सब कारखाने के बाहर का समाज कल्याण है, कल्याणकारी है। निःशुल्क उपचार की अगर व्यवस्था करेंगे, निःशुल्क उपचार भी बाउंटन ने कह दिया कि कारखाने के बाहर का कार्य होगा। तो ये बाउंटन महोदय हैं, हालांकि इनसे पेपर में तो नहीं अभी तक पूछा जाता है, बट आप ध्यान रखिएगा कि समाज कार्य का जो क्षेत्र है वो समाज कल्याण को भी माना जाता है, श्रम कल्याण को भी माना जाता है। जब श्रम कल्याण को मानोगे, जैसे श्रम कल्याण आप बता देंगे परिभाषा, तो उसके बाद इसके बाउंटन के बारे में सोचिएगा, तो बाउंटन के 2 ऐसे वर्गीकृत आ जाते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, ये बाउंटन को जाते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर मैनेजमेंट के आधार पर भी है श्रम कल्याण। मैनेजमेंट क्या होता है? वैधानिक कल्याण कार्य होता है वहाँ पे, है ना। तो जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कार्य की दशा, कार्य का घंटे, प्रकाश, स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि से संबंधित होता है ये। तो श्रमिकों के कल्याण के लिए इस प्रकार का राज्य द्वारा हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन सब देशों में अधिक होता जा रहा है। तो जब वैज्ञानिक कल्याण कार्य के अंतर्गत जो कार्य आएंगे वो बेसिकली मैनेजमेंट के आधार पर होते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके के आते हैं। तो अभी ऊपर तो कुछ वैज्ञानिक तरीका था ही नहीं बाउंटन में, बट इनका कहना है कि मैनेजमेंट के आधार पर अगर आप सोच रहे हैं तो वैज्ञानिकता जरूर सोचें आप लोग, क्योंकि मैनेजमेंट वाली काम कर रहे हैं। एक आपका आता है ऐच्छिक कल्याण। क्या होता है कि जो मालिक अपने श्रमिकों के लिए संपादित करता है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं बात कहूं कि कार्य कोई परोपकार के दृष्टिकोण से हो रहा है, परंतु यदि हम इनकी गहराई में जाएं तो पता हमें चलेगा कि इस प्रकार के जो कार्य हैं उन कार्यों पर धन व्यय करना उद्योग में निवेश माना जाना चाहिए।
क्योंकि कल्याण कार्य न केवल श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा बल्कि संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना को भी वो बहुत कम कर देता है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि ऐच्छिक जो कल्याण कार्य होंगे ना, जो ऐच्छिक कल्याण कार्य होंगे वो मालिक और श्रमिकों के लिए होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मैनेजमेंट का ही बात बनता है। तो मैनेजमेंट भी इसमें आ जाता है। मैनेजमेंट के आधार पर होता है। मैनेजमेंट के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। तो जैसे वैज्ञानिक कल्याण हो जाएगा, एक ऐच्छिक कल्याण हो जाएगा, एक पारस्परिक हो जाएगा। रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, पारस्परिक को। एक हो जाएगा पारस्परिक। और पारस्परिक क्या होता है, यहाँ श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं और वे परस्पर सहयोग जो अपने कल्याण के लिए होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो उद्देश्य होता है ना, वो श्रमिक संघ श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कार्य हो सकते हैं। तो वो बेसिकली आपका रेसिप्रोकल में आता है। तो पारस्परिक में आप ध्यान रखिएगा कि कल्याण के अनेक कार्य होंगे श्रमिक संघ श्रमिकों में, और जो ऐच्छिक होगा वो परोपकार दृष्टिकोण से होगा, जहाँ पे आप ऐच्छिक कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो सामाजिक संस्थाओं की भूमिका होती है। और एक होता है वैज्ञानिक, जैसे वैधानिक कार्य, जहाँ पे हम लोगों ने घंटे, प्रकार, स्वास्थ्य वगैरह के बारे में चर्चा किया था। बस ये हो जाएगा आपका श्रम कल्याण पे, है ना। तो भारत में श्रम कल्याण की आवश्यकता भाई क्या है, मतलब आप जानते ही होंगे उसकी उपयोगिता क्या है। जैसे उद्योग संबंध जो है उसको मधुर बनाना है, श्रमिकों के कार्य को रुचि को बढ़ावा देना है। जब श्रमिकों को यह लगता है कि उद्योग का हिस्सा है ना, तो उसका कार्य में भी रुचि बन जाता है कार्य करने में, है ना। तो श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना चाहिए, कार्यों को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। और जिन औद्योगिक संस्थाओं में कल्याण कार्य चलाए जाते हैं वहां सेवाएं अधिक आकर्षित और प्रभावशाली होती हैं, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है ना। अशिक्षित श्रमिकों को शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होता है श्रम कल्याण। श्रमिकों की उन्नति को राष्ट्र की वृद्धि करता है, समृद्धि या वृद्धि करता है। श्रम कल्याण को औद्योगिक प्रशासन में अंग बनाने में सहायक होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखिए, जैसे सब में लिखते हो ऐसे इसमें भी लिखो कुछ पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से भारत सरकार के श्रम कल्याण कार्यों में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सरकारी नीति के उल्लेख विशेषताएं रही हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं, एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी हैं आप लोगों से। श्रम कल्याण से संबंधित मामलों में उपयुक्त स्तर पर बनाए जा रहे हैं, जो अधिकाधिक कानून की परिधि में लगाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे में एक्ट आए हैं, जैसे मैं उन एक्टों के नाम बताऊंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो एक एक्ट है आप लोगों के लिए कारखाना अधिनियम। देखिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कारखाना 1948। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक आपका है खान एक्ट, खान अधिनियम 1952। एक आपका बनता है बागान श्रम अधिनियम एक्ट 1959। प्रीति मैम आपको बता दूं, प्रीति मैम हो? जी सर। हाँ, अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा। एम्स की क्लास में बेसिकली एक्ट वगैरह तो नहीं उससे बेसिकली पूछे गए हैं अभी तक में, परंतु एम्स के बच्चे भी इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया। कल आप फॉर्म जब भरना बताना उसमें क्या आ रहा है। अगर इंग्लिश में अगर होगा पेपर तो इंग्लिश का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी निश्चिंत रहें, आप थोड़ा सा इसको फोकस करें। प्लीज सबको म्यूट करा दीजिए। हाँ, एक बार सभी लोग म्यूट हो जाइए प्लीज़, है ना। एक बार म्यूट हो जाइए सभी लोग और लिख लीजिए बागान श्रम एक्ट होता है 1959। उसके बाद भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम एक भारतीय, पहली बार सुन रहे होंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय गोदी श्रमिक एक्ट है एक, और यह एक्ट कब आया है इसको नोट कर लीजिएगा, 1934 में। ये सब श्रम के संबंध में था। और मोटर परिवहन कर्मचारी एक्ट है एक 1961 का है। मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961 का है, 1961 का है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बीड़ी, म्यूट हो जाइए। हाँ एक बार म्यूट हो जाइए भाई सभी लोग। एक आपका आता है, नोट कर लीजिएगा, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि। बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1976 में आया था ये, 1976 में ये एक्ट आया था। ठेका एक श्रमिक एक्ट है, 1970 में आया था ठेका। ठीक है, ये ठेका में नियमन और उन्मूलन एक्ट था, ये 1970 का था। ठीक है, तो ये सभी जो एक्ट थे बेसिकली श्रम कल्याण से संबंधित थे।
ठीक है। और यहाँ पे बताया था कार्यस्थल के अंदर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करता था और उनके कल्याण की व्यवस्था करता था। श्रमिकों के स्वभाव और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी अधिनियमों में न्यूनतम स्तरों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, तो इनकी हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा आया था तो इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो श्रम कल्याण के कार्यक्रम चलाए गए, जैसे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले श्रम कल्याण कार्यक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले श्रम कल्याण कार्यक्रम है, सेवा योजना और कारखानों के जो मालिक होते हैं ना, और उनके जो संघ द्वारा चलाए जाने वाले जो श्रम कल्याण संस्थाएं कार्यक्रम होती है, वो भी स्टार्ट करते हैं, वो भी चलाते हैं कार्यक्रम वगैरह, है ना। ठीक है, कारखाना के जो मालिक वगैरह होता है जो संघ के द्वारा चलाए जाते हैं। और एक होता है कर्मचारी संघ द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कर्मचारियों के द्वारा भी चलाया जाता है कोई, तो कर्मचारियों द्वारा भी संघ चलाए जाने वाले जो श्रम कल्याण कार्यक्रम होते हैं वो भी चलाए जाते हैं इनके लिए, श्रमिकों के लिए। ठीक है, और एक होता है श्रम कल्याण हेतु बनाई गई जो वैधानिक कल्याण निधियां होती हैं, उनके द्वारा भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो जैसे श्रम कल्याण का अगर जो पूछे कार्यक्रम कौन कौन चलाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 5 लोग चलाते हैं। एक तो केंद्र चलाता है, जिसको आप केंद्र सरकार बोलते हो, राज्य बोलते हो। दूसरा सॉरी जो सेंट्रल बोलते हो केंद्र को। दूसरा जो होता है वो राज्य चलाता है, जिसको आप लोग स्टेट कहते हो। तीसरा जो होता है वो आप संघ चलाता है, एसोसिएशन चलाता है, जो कारखाना के मालिक होगा वो चलाता है। चौथा जो होता है कर्मचारी, जैसे कर्मचारी नहीं होते हैं, स्टाफ वगैरह जो होते हैं, उनका एक संघ होता है, उन संघों के द्वारा चलाया जाता है एक कार्यक्रम। ठीक है, उनके लिए भी वो चलाते हैं। और एक होता है जो श्रम कल्याण से बनाई गई जो वैधानिक कल्याण निधियां होती हैं वो चलाई जाती है। तो ये 5 टाइप के होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि कौन कौन चलाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बन जाएगी आप सबके लिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे सामने एक बाधितों के कल्याण के लिए होता है। देखिए, बाधित का क्या मतलब है यहाँ पे कि दिव्यांग व्यक्तियों से सबसे कम अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें परिवार और समुदाय में एकीकृत न किया जाए तो उनका जीवन कठिन हो जाता है। दिव्यांग व्यक्ति को 2 श्रेणियों में रखा गया है, एक शारीरिक रूप से अक्षम है और एक मानसिक रूप से दिव्यांग है। तो पीड़ितों के कल्याण के लिए समाज कार्य का जो विषय वस्तु एक महत्वपूर्ण पहलू है। बेसिकली अगर मैं बात करूं दिव्यांग व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ 2 टाइप की श्रेणी मत करिएगा। आप सबको बता दूं कि बाधितों के कल्याण के संबंध में RPWD एक्ट के बारे में आप सोचिएगा, जिसने 21 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में बताया है। तो बाधितों के कल्याण में आप अब जो है नोट कर लीजिएगा कि 21 टाइप की जो डिसेबिलिटी है, जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है, उन दिव्यांगताओं के कल्याण के बारे में ये बात करता है। और रीजंस यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि अगर परिवार और समुदाय में उसे एकीकृत नहीं किया जाएगा तो उसके साथ जो भी कार्य जो कार्य वो कर रहा है उसमें उसकी कठिनाइयाँ का महसूस हो सकती है, महसूस कर सकता है वो कठिनाइयों का। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बाधितों के कल्याण में 21 टाइप की बात करिएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कम से कम 2 दिन चलेगा बाधितों के कल्याण में, इसलिए इसको यहाँ पे मैं स्किप करूँगा, आगे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें बाधित सारे उसके प्रकार बताऊंगा, RPWD एक्ट बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, इसलिए यहाँ पे इसको स्किप करूंगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन किस टाइप की बात करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बात की गई है। ठीक है, तो समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उन्हें अन्य वर्गों के बराबर आने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य माना जाता है। और यह भी समाज कार्य के विषय क्षेत्र का एक पहलू है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्गों में शामिल और उनके उत्थान के लिए आरक्षण सुविधाओं का अलावा जो है सरकार द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है पिछड़े वर्ग में है, अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है, तो उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं और सुविधाएं जो कार्यक्रम चलाई जाती है उनसे इन लोगों को रूबरू करवाया जाता है। एक प्रकार से उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी चीज़ें हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इन कार्यक्रमों में लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का भी प्रावधान किया गया है, जैसा कि आपको कल ही मैंने बताया था। फिर सेवाओं के आरक्षण की सुविधा और कल्याण और सलाहकार एजेंसियों की स्थापना भी हुई है। संवैधानिक सुविधाएं और क्रियान्वयन के लिए जाँच की जाती है। ठीक है, संसदीय समितियों का गठन भी किया गया है। सरकारी संगठनों के बीच में करने वाले जो है अनुदान शामिल किए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाते हैं अनुसूचित जाति में। ठीक है, तो स्पष्ट रहेगा यहाँ पे एक ही सिंपल शब्दों में, आप सबको यहाँ पे जानना कुछ नहीं है, केवल आप इतना ध्यान रखें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण। ठीक, तो
इसमें जो है आप सबको बता दूं, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। बस इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्य द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं चलाई गई हैं, तो बेसिकली बहुत सारी व्यवस्थाएं चलाई गई हैं। वृद्धा अवस्था की पेंशन चलाई गई है, आप लोगों को तो पता ही है, अभी मैंने जिक्र भी किया था, है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं। और कौन कौन सी योजनाएं आ सकती हैं? विधवा पेंशन हो सकता है, दिव्यांग पेंशन हो सकता है, किसान पेंशन हो सकता है, विवाह अनुदान हो सकता है, बीमारी अनुदान हो सकता है, बौना अनुदान हो सकता है। तो ये सभी जो है ना, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए राज्य के द्वारा चलाई गई कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ योजनाएं हैं, उनके द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है, ये आप सबके लिए जो रहेगी इम्पोर्टेंट। ये तो जो आपने बताई ना, ये तो कॉमन है सभी के लिए। एससी हाँ। एसटी ओबीसी के कल्याण के लिए कुछ विशेष योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि एससी एसटी बच्चों को स्कॉलरशिप देना पढ़ाई के लिए, तो ये स्पेशल प्रोविजन में हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो योजनाएं आपने बताई जैसे किसान या गरीब, ये तो कॉमन हो गई सब। तो ये तो ये बेसिकली हमें बात करना ना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तीनों के लिए आता है। तो अच्छा, अभी जैसे कॉमन का मतलब आप सोच रहे हैं जनरल को लिए भी हो सकता है वो। आई लाइक, ओके ओके ओके, मैं समझ गया। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। हाँ हाँ, देखिए, हाँ जैसे हाँ देखिए, यहाँ जैसे अगर मैं बात करूँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो मैं बताऊँ आपको, अगर आप लोगों से अगर यहाँ पे जैसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति का आरक्षण है या नहीं, कोई बताना चाहेगा मुझे, है या नहीं? पंचायती राज संस्थाओं में है। एसटी आरक्षण तो है, अभी आपको पता ना। हाँ, ये मैंने कल भी बताया था 33%। तो ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है ना, तो ये फैक्ट, ये निश्चित है, ये विशिष्ट है। ये क्या है? विशिष्ट है ना। ठीक है, सही बता रहे थे आप। अगर हम बताएं आपसे, अनुसूचित जातियों की सूची में प्रवेशन और निष्कासन पर दावों का निर्णय करने के लिए एक औपचारिकता का उल्लेख किया गया था जून 1999 में। जून 1999 में क्या किया गया था? वो सूची के प्रवेशन और निष्कासन पर दावों का निर्णय, मतलब केवल वे दावे जिन पर संबंधित राज्य सरकार सहमत होगी। तो भारत के और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मामले पर विचार करता है। तो जब कभी राज्य या संघ केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूची में किसी समुदाय के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे आपको एक संविधान में एक अनुच्छेद मिलता है 342, जो आपको बताता है राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र में प्रशासन को भेजने के लिए। क्या आप जानते हैं अनुच्छेद 342 आपको क्या बताता है? आर्टिकल 342 क्या कहता है आपसे? ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ये आर्टिकल 342 शायद वो है जो डिसाइड करता है कि अनुसूचित जाति में कौन सी जातियां आई। बिल्कुल करेक्ट, गुड। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां वे आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी समुदायों का भाग है जहाँ पे उनके समूह है ना, ये होता है, और जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार को उसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो एक तो ये भी आपका फैक्ट बन जाता है। तो एक आर्टिकल यहाँ पे आप 342 और 343, जो शायद 342 एससी के लिए, 343 शायद एसटी के लिए। 343 343 एससी के लिए, 342 एससी के लिए। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें आदिवासी, देखिए अनुसूचित जातियों में अगर बात करें, ठीक है, आपको नहीं, यहाँ SC ST की कोई जिक्र नहीं है। नहीं सर, सुनिए मेरी बात। हाँ। जो आर्टिकल 342 है उसका स्पेशल प्रोविजन है अनुसूचित जाति के लिए। हाँ। और 343 का अनुसूचित जनजाति के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल। अच्छा, क्योंकि जब किसी का जाति 343 341 और 342, सॉरी 341 ना। हाँ 341 जो है वो एसटी के लिए है, 342 एसटी के लिए। ओके, दोनों के लिए अलग। हाँ,
ठीक ठीक। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे अगर आपने बताया सही कहा कि जो क्रिमिनल लेयर होते हैं बेसिकली अवधारणा के आधार पे SC ST के लिए, तो ये बेसिकली 341 जो है वो बन जाएगा अनुसूचित जाति के लिए, यही ना, और 342 जो बन जाएगा अनुसूचित जनजाति के लिए बन जाएगा। दोनों का अलग अलग। हाँ, मतलब 341 अनुसूचित जाति और 342 अनुसूचित जनजाति को निर्धारित करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपने बताया, बहुत अच्छा। तो ये न्यायालय ने कहा है कि सरकार यहाँ पे जो है राज्य मात्रात्मक डाटा जो एक मात्रात्मक डेटा होता है जो जिस पे आधारित होता है, ताकि प्रोन्नति के लिए विचार होना चाहिए। न्यायालय ने पूछा कि क्या क्रिमिनल लेयर को बाहर रखना चाहिए। तो ऐसे सरकारों पर ऐसे जो मुद्दे और विचार होने चाहिए, यहाँ पे सरकार ने अपनी राय प्रेजेंट की थी, सरकार ने अपनी राय प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों पर लागू क्या है क्या नहीं है, जो आपको ये जो है इनके संबंध में, कल्याण के संबंध में आपको बताता है। और अनुसूचित जाति 341, अनुसूचित जनजाति 342 को ध्यान रखिएगा। 343 जो होता है वो बेसिकली राजभाषा से संबंधित है ना, वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वो 343 राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं तो आगे क्या चीज़ें हैं। चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय में आपको मालूम होगा चिकित्सकीय समाज कार्य क्या होता है, मनोचिकित्सकीय समाज कार्य क्या होता है। चिकित्सा समाज कार्य में अगर हम बात करते हैं तो शारीरिक बीमारी से पीड़ित लोगों के चिकित्सकीय समाज कार्य किया जाता है, और मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ मनोचिकित्सकीय समाज कार्य किया जाता है। इन पे हम डीप में चर्चा करेंगे, इसलिए आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्राम विकास के संबंध में बात करें तो ग्रामीण विकास के संबंध में समाज कार्य का जो विशेष क्षेत्र होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सभी विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है, ये बात आप जानते हैं। तो उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, युवाओं के लिए रोजगार चलाए जाते हैं। ग्रामीण और युवा प्रशिक्षकों के संबंध में अनेक कार्यक्रम है, ग्रामीण जलापूर्ति है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, खेती है, इत्यादि कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य से भी। ये भी समाज कार्य का एक प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, ग्राम्य विकास। उसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक प्रतिरक्षा और आपराधिक सुधार को लेकर भी, तो सामाजिक प्रतिरक्षा और आपराधिक सुधार के संबंध में भी समाज कार्य का एक विशेष क्षेत्र है, जो राज्य सरकार के द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए गए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर बात करें बाल अपराध को लेकर भी सामाजिक प्रतिरक्षा होती है, और उपेक्षित किशोरियों और जो है वृद्धजनों और अलक्षित व्यापार में संलग्न महिलाओं और बालिकाओं और मद्यपान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये सामाजिक प्रतिरक्षा के परिप्रेक्ष्य में होते हैं, आपराधिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में होता है। ये एक सामाजिक सुरक्षा का कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, बहुत ही सरल हैं सारे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक नीतियाँ, नियोजन और विकास भी हैं, आप देख सकते हैं, कानूनी सहायता भी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आप लोगों का ये जो बताया है, ये समाज कार्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसी समस्याएं भी देखे कि भाई कि उन क्षेत्रों में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनको बारे में हम लोगों ने जाना। व्यक्ति उनकी प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया और उनके समायोजन के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न जो करती है, और वहाँ समाज कार्य की जो सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोगों ने देखा कि समाज कल्याण है, महिला कल्याण है, विद्यालय समाज कार्य है, ग्राम विकास है, सामाजिक रक्षा है, आपराधिक सुधार है, सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक नीति है, और आधुनिकीकरण है, कानूनी सहायता है, मानव अधिकारों का संरक्षण है, सामाजिक नीतियाँ, नियोजन और विकास है, सामाजिक सुरक्षा, मनोचिकित्सकीय समाज कार्य था, और चिकित्सकीय समाज कार्य था, ग्रामीण विकास था ना, श्रम कल्याण था, बाधितों का कल्याण था, वृद्ध कल्याण था, युवा कल्याण था। इन सभी क्षेत्रों पर बेसिकली हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब कल हम लोग शुरुआत में जैसे ही ओपन करेंगे क्लास, तो थोड़ा सा किताबों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी किताब हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उस पर आप लोग IMP कर लीजिएगा, उन किताबों के नाम को, उनको आप लोग देख लीजिएगा, और वो इम्पोर्टेंट रहेगी, एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है किताबों के बारे में भी। ठीक है, तो आज के लिए क्लास हमारी यहीं पर रहेगी स्टॉप। ठीक है, कल आप सभी लोग जो है एम्स का फॉर्म भरिएगा, देखिएगा कि उसमें कॉलम कौन कौन सा आ रहा है, कैसा कैसा, बहुत ध्यान से भरिएगा कि आपको लगे एक बार में ना 2 बार में साइट भी ज़्यादा देर तक अगर जब साइट चलने लगती है तो वो कभी कभी एरर बताने लगती है ना, बंद हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए, ज़रूरी नहीं है।
2 से तीसरी बार आप लोग करिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से भरिएगा, देख ताक के भरिएगा, समझ के भरिएगा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि 1 महीने का समय रहेगा, इसलिए सोच विचार के भरिएगा फॉर्म को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही भर दिया जाए, ठीक है। हेलो सर। बताइए। सर एक